हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मनराज क्लासेस। आज की डेट है 27 जून 2022। तो देख लेते हैं कौन कौन से करंट अफेयर्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा पहला आर्टिकल होगा वाणिज्य भवन और निर्यात पोर्टल के बारे में। दूसरा वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। तीसरा कार टोकनाइजेशन। और चौथा निपुण इनिशिएटिव के बारे में। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला आर्टिकल हमारा वाणिज्य भवन और निर्यात पोर्टल के बारे में। दो न्यूज है, दोनों कंबाइन किया गया है। पहली न्यूज ये है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंडिया गेट के पास में एक कॉम्प्लेक्स बनाया गया है जिसका नाम है वाणिज्य भवन। वाणिज्य भवन मतलब एक बिल्डिंग है जहाँ पे सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होंगी, इकोनॉमिक ऑफिसर्स, कमिश्नर, ये सब बैठेंगे। ठीक है, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उसका सारा लेखा जोखा यहीं पे काम किया जाएगा। दूसरा है आपका निर्यात इनिशिएटिव, निर्यात पोर्टल। ये एक तरह की साइट है, एक तरह का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो ईयरली आपका रिकॉर्ड रखा जाएगा उसका एनालिसिस ट्रेड का, वहाँ पे यहाँ सब इस पोर्टल पे देखने को मिलेगा। इसकी फुल फॉर्म निर्यात की है नेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड फॉर ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रेड। ठीक है, वाणिज्य भवन के बारे में जान लेते हैं। वाणिज्य भवन क्या है कि एक नया कॉम्प्लेक्स बनाया, नया प्रीमाइजेस किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर है, इंडिया गेट के पास में बनाया गया है। ठीक है, ये दो डिपार्टमेंट इसको यूज करेंगे। कौन कौन से डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स और डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। निर्यात पोर्टल क्या है, वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है सभी स्टेक होल्डर्स के लिए। जितने भी स्टेक होल्डर्स आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में डील करते हैं, यहाँ पे आपको नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो ये हमने जाना, छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, बहुत ज्यादा ये नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल हमारा वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के बारे में। देखिए अभी क्या हुआ है कि डीआरडीओ ने जो और डीआरडीओ और इंडियन नेवी है, उन दोनों ने मिलके जो इंडियन नवेल शिप से जहाँ पे आपकी इंटीग्रेटेड रेंज टेस्ट रेंज है वो कहाँ पे है, चांदीपुर में। किसके पास में, किस में है, ओडिशा में। तो चांदीपुर ओडिशा की कोस्ट पे है, ओडिशा समुद्री इलाका है तो उसकी कोस्ट पे एक जगह है चांदीपुर। ठीक है, तो वहाँ पे इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है, ये इसका इंस्टीट्यूट है, ये कॉम्प्लेक्स है इसका मतलब, जहाँ पे इसे लॉन्च किया जाता है। वहाँ पे आपको ये शॉर्ट रेंज की जो सरफेस टू एयर मिसाइल है उसका सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया गया है। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया, ये आप पिक्चर देख रहे होंगे शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का। सरफेस टू एयर मिसाइल ये होती है जो किसी सरफेस से जैसे अर्थ से और या किसी नवल शिप से एयर में लॉन्च की जाती है। एयर में इसलिए लॉन्च की जाती है कि आपके दुश्मन के जो टारगेट है, जो मिसाइल आ रही है हमारी तरफ, एंटी टैंक मिसाइल है, कुछ और मिसाइल है, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्या क्या इसके की पॉइंट्स है। जो आपकी वर्टिकल रेंज शॉर्ट रेंज सरफेस एयर टू मिसाइल है, उसे डिजाइन और डेवलप किया गया है डीआरडीओ ने, और इंडियन वारशिप जो वारशिप है इस पे ये एम्प्लॉय की जाएगी, डिप्लॉय की जाएगी, वहां पे इसका यूज किया जाएगा जो हमारे इंडियन नेवी के वारशिप्स होते हैं। इसकी मिसाइल की कैपेबिलिटी ये है कि जो एरियल थ्रेट्स होते हैं, जो हमारे हवा में मान लो दुश्मन देश की तरफ से कोई ऐसे मिसाइल्स आ रहे हैं, उनको हवा में ये डिस्ट्रॉय कर देगी, और बहुत क्लोज रेंज में। कितनी क्लोज रेंज में, लगभग 15 किलोमीटर की क्लोज रेंज में डिस्ट्रॉय करने के में कैपेबल है। जैसे कि अगर कोई इस तरह की टेक्नोलॉजी के मिसाइल आ रहे जो सी स्कीमिंग टेक्नोलॉजी जो कि आपका रडार से भी कोई जैसे मिसाइल है वो बच जाती है, अगर उसकी नज़र से भी बच जाती है या इंफ्रारेड में डिटेक्ट नहीं हो पाती है, तो उसको ये डिटेक्ट करके हवा में ही डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसकी ये की फीचर्स है। ठीक है, आगे बढ़ते इसके डिजाइन की बात कर ले। जो इसका डिजाइन इस तरह से किया गया है कि जो हाई स्पीड एयरबोर्न मिसाइल टारगेट होंगे या एयरबोर्न मिसाइल्स होगी या हाई स्पीड, मतलब जो बहुत ज्यादा हाई स्पीड से आ रही होगी एयरबोर्न मतलब हवा में। ठीक है, उसको लगभग ये 40 से 50 किलोमीटर की जो रेंज की, ठीक है, मतलब इससे ज्यादा रेंज की नहीं, 40 से 50 किलोमीटर की रेंज की जो मिसाइल्स होगी, और वो अगर आ रही है हाई स्पीड से और जो 15 किलोमीटर की हाइट तक है, तो उनको ये डिस्ट्रॉय करने में कैपेबल होगी। ये इस तरह से डिजाइन किया गया है। ये इसका जो डिजाइन है वो अस्त्र मिसाइल के ऊपर बेस्ड है। अस्त्र मिसाइल का जो डिजाइन है वो देख आप यहाँ पे देख सकते हो पिक्चर में, अस्त्र मिसाइल है, इसका डिजाइन इस तरह से है। इसमें पीछे चार
इस तरह से विंग लगे हुए हैं, यहाँ पे विंग लगे हुए हैं, ठीक है। इस तरह से इसका डिजाइन है, लेंथ वेंथ ये। तो इसमें जो है ये अस्त्र जो मिसाइल है बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। बियॉन्ड विजुअल रेंज होती है जो कि कैपेबल होती है आपकी 27 किलोमीटर की रेंज में, 27 किलोमीटर से बाहर की रेंज में किसी भी थ्रेट को डिस्ट्रॉय करने में, उसे बोला जाता है बियॉन्ड विजुअल रेंज। ठीक है। अस्त्र का मतलब होता है हिंदी में मतलब वेपन, यानी कि हथियार। तो अस्त्र जो है वो इंडिया की फर्स्ट एयर टू एयर ऑल वेदर बियॉन्ड विजुअल रेंज आपका मिसाइल है, जिसे हवा से हवा में ही मतलब हवा में ही लॉन्च किया जाता है और किसी दुश्मन देश की मिसाइल को, दुश्मन देश के थ्रेट को हवा में ही मार गिराया जाता है। ठीक है। इसे डीआरडीओ ने बनाया, डीआरडीओ ने डेवलप किया, और बियॉन्ड विजुअल रेंज हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके कुछ कुछ फीचर्स की बात कर लीजिए। उसमें क्रूसीफॉर्म विंग्स होती है। क्रूसीफॉर्म विंग इस तरह की विंग, देखिए चार विंग्स आपकी परपेंडिकुलर लगी होती है, ऐसे 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 ऐसे। क्रूसीफॉर्म इसलिए बोला जाता है कि जो आपका जो आपके गॉड जीसस है, तो वो इस तरह से लटकाए गए थे ना, तो क्रूसीफॉर्म में लटकाया गया, तो क्रूसीफाई किया गया था उनको। ठीक है। उनके हाथों में कील गाड़ दी गई थी, पैरों में कील गाड़ दी गई थी, और माथे पे कांटों का तार का ताज पहनाया गया था। ठीक है। तो वो क्रूसीफॉर्म है उनकी, मतलब क्रूसीफाइड कर दिया गया था उनको। तो क्रूसीफॉर्म में ये चार छोटे विंग परपेंडिकुलर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर लगाए जाते हैं। इनका काम यही होता है कि ये एरोडायनेमिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, इसको मिसाइल को एरोडायनेमिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ताकि हवा में ये अनस्टेबल ना रहे, स्टेबिलिटी प्रोवाइड की जा सके। थ्रस्ट वेक्टरिंग क्या होती है? थ्रस्ट वेक्टरिंग का काम ये होता है, देखिए यहाँ पे ये जो आपका एक टाइप का इंजन है जो थ्रस्ट प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आप गैसेज या जो भी फ्यूल है वो बर्न होता है, और उससे पे थ्रस्ट पीछे को, मतलब पीछे से, पीछे को इसकी जो फ्लेयर से आग है वो निकलती है, और जो फ्लेयर आग जिस स्पीड से निकलती है उसकी ही इक्वल आगे की तरफ ये पुश करती है। ठीक है। ये न्यूटन के तीसरे लॉ के अकॉर्डिंग काम करता है। न्यूटन का तीसरा लॉ क्या कहता है? न्यूटन का तीसरा लॉ ये कहता है कि एवरी एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यही है कि अगर ये पीछे को जितने फोर्स से वो निकलेगी, उतनी ही फोर्स से इस पूरे सिस्टम को आगे की तरफ धकेलेगी। ये आगे पीछे मूव किया जा सकता है, ये ऊपर को भी उठाया जा सकता है, नीचे को भी उठाया जा सकता है, ताकि इस मिसाइल की डायरेक्शन को चेंज किया जा सके। तो यहाँ पे यही बोला गया है इसमें कि डायरेक्शन को चेंज कर सकता है थ्रस्ट, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी को और एल्टीट्यूड को, इनकी हाइट को मिसाइल की कंट्रोल कर सकता है। ठीक है। थ्रस्ट का मतलब फोर्स होता है। और कैनिस्टर सिस्टम होता है इसमें, कैनिस्टाइज सिस्टम, मतलब कैनिस्टाइज सिस्टम का मतलब ये होता है कि यहाँ पे ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है इस मिसाइल के अंदर, ताकि आपका जो वेपन है आसानी से इसमें ले जाया जा सके। कोई भी चीज़ हम स्टोर करके ले जा रहे हैं तो उसे आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सके, वो सेफ रहे। इसी को कैनिस्टाइज सिस्टम बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कौन सी डिफेंस, एक वर्ड आता है शार्प, शार्प टेक्नोलॉजी। शार्प टेक्नोलॉजी का काम यही होता है कि काउंटर मेजर टेक्नोलॉजी होती है। काउंटर मेजर टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी होती है जिस जो आपके नवल शिप है, नवल शिप्स को प्रोटेक्ट करने के काम में आता है। किससे? जो दुश्मन देश के रडार होते हैं उनसे बचाया जा सके। उनके पास जो टेक्नोलॉजी होती है, रेडियो फ्रिक्वेंसी मिसाइल सीकर्स लगे होते हैं मिसाइल्स के ऊपर, तो उनकी रेडियो फ्रिक्वेंसी के अंडर ये डिटेक्ट ना हो पाए, तो ये एक शार्प टेक्नोलॉजी उस चीज में यूज की जाती है। तो अब ये कैसे वर्क करती है? देखिए यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे होंगे, ये यहाँ पे जो देख रहे हैं ये आपके फाइबर्स है। तो फाइबर्स के ऊपर आपका एल्यूमिनियम के जिंक की कोटेड कर दी जाती है। तो क्या फिर इसके बाद कोटिंग के बाद क्या बोला जाता है? ये हो जाता है एल्यूमिनियम और जिंक कोटेड फाइबर्स हो जाता है। तो इनको पैलेट की फॉर्म में एक आपकी ट्यूब में कलेक्ट कर लिया जाता है। देखिए इस तरह से, देख कितने छोटे छोटे ये आपके पैलेट की फॉर्म में इकट्ठे कर लिए, कलेक्ट कर लिए गए। और इनको फिर कहाँ पे माउंट किया जाता है? इनको माउंट कर दिया जाता है एयरप्लेन पे, जेट फाइटर जेट जो होते हैं उनके पीछे माउंट कर दिया जाता है। पीछे माउंट करने से जब हमें ये लगता है कि हमारे दुश्मन देश के रडार में हम आ रहे हैं, कोई हमारा पीछा कर रहा है, तो पीछे से ही इन्हें इजेक्ट कर दिया जाता है पीछे की तरफ। और जब ये इजेक्ट होते हैं तो ऊपर हवा में इस तरह की ये एक्टिविटी क्रिएट करता है। ये देख रहे होंगे ना, व्हाइट 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 बादल से देख रहे होंगे, ये देख रहे होंगे आप जो ये रोशनी सी हो रही है। तो इससे क्या होगा कि जो धुंध सी क्रिएट हो जाएगी, एक धुआं सा क्रिएट हो जाएगा। ये हमारी मदद करता है, दुश्मन देश के रडार से अपनी जेट को बचाने में मदद करता है। तो यही काम है इसका, शार्प टेक्नोलॉजी का। ये बहुत ज़्यादा मददगार साबित हुई है। ठीक है। तो जो कि हम अपने उस पे एम्प्लॉय करते हैं, मतलब लगाते हैं। ये अब डीआरडीओ ने कौन-कौन सी और 3 वेरिएंट इसके बनाए गए हैं, जो आपकी शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। एक तो शॉर्ट रेंज बनाई है, एक मीडियम रेंज बनाई है, एक लॉन्ग रेंज बनाई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं क्या है डीआरडीओ, ये हमारे देश में डिफेंस का काम सारा देखती है, डिफेंस वेपन बनाती है। और ये किस
किसके अंडर काम करती है, इसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रहता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। ठीक है, इसका काम यही है कि वर्ल्ड क्लास साइंस एंड टेक्नोलॉजी को पैदा करना, ऐसे वेपन्स बनाना इंडिया के लिए जो डिफेंस मतलब आपके ग्लोबल लेवल पे कॉम्पिटेटिव हो। ग्लोबल लेवल पे कॉम्पिटेटिव होने का मतलब ये है कि जो दूसरे देश हाई टेक्नोलॉजी के मिसाइल, हाई टेक्नोलॉजी के वेपन्स बना रहे हैं, वो हमारे वेपन्स उनसे किसी भी फॉर्म में किसी भी लेवल पे कमतर ना हो। कमतर मतलब टेक्नोलॉजी कम ना हो, तो ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करना इसका काम है। अगर इसकी फॉर्मेशन की बात करें, कब फॉर्म की गई थी, ये आपकी डीआरडीओ 1958 में फॉर्म की गई थी, तीन डिपार्टमेंट को कंबाइन करके। पहला डिपार्टमेंट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, दूसरा डायरेक्टरेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन, तीसरा डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन। इन तीनों को कंबाइन करके इसका डीआरडीओ का निर्माण किया गया था। ठीक है, ये एक प्रोग्राम भी कैरी करती है जिसके अंदर इन्होंने बहुत सारे टेस्ट किए हैं, जिसका नाम है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये इसका फ्लैगशिप प्रोग्राम है डीआरडीओ का। अब कौन कौन से टेस्ट किए गए हैं रिसेंटली, एक तो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर व्हीकल, ठीक है, इसका टेस्ट किया गया। एक अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, इसका टेस्ट किया गया। लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल टेस्ट किया गया। ब्रह्मोस मिसाइल टेस्ट की गई। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज टू टोरपीडोज, जिसे हम स्मार्ट सिस्टम भी बोलते हैं, वो भी टेस्ट किया गया। रुद्रम भी टेस्ट किया गया। ये सारे सिस्टम और ये सारी मिसाइल टेस्ट की गई डीआरडीओ के द्वारा, जो कि सक्सेसफुल रहे, सक्सेसफुली टेस्टेड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल हमारा कार्ड टोकनाइजेशन के बारे में। कार्ड टोकनाइजेशन क्या होता है, देखिए अभी आरबीआई ने क्या किया है, जो आपके कार्ड होते हैं जैसे वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड, रुपे कार्ड, इस टाइप के, प्राइवेट बैंक हो चाहे गवर्नमेंट बैंक हो, तो हम इनसे परचेज करते हैं, हम इनसे शॉपिंग करते हैं, चाहे आपकी ई कॉमर्स साइट हो या आपके मर्चेंट के पास जाना पड़े, जैसे मॉल में जाना पड़े। ठीक है, तो इनमें आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, सीवीवी नंबर होता है आपका, 16 डिजिट का कार्ड नंबर होता है आपका, कार्ड होल्डर नेम होता है, एक्सपायरी डेट होती है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है। इस सारी इन्फॉर्मेशन को कहते हैं आप कार्ड ऑन फाइल डाटा। कार्ड ऑन फाइल डाटा कहते हैं। जब आप किसी चीज़ की शॉपिंग करते हो तो ये डाटा आपको शेयर करना पड़ता है, चाहे आप ई कॉमर्स साइट के साथ शेयर करो, तो ये जब आप शेयर करते हो तो वहाँ पे जाके सेव हो जाता है। सोच के देखिए, अब वो कंपनी के पास डाटा सेव हो गया, अगर वो चोरी हो जाए तो आपका तो सारी जमा पूंजी चली जाएगी, आपकी सैलरी जा सकती है, यानी कि आपको एक्सपोजर है आपकी साइबर थ्रेट का। तो ये तो होगी आपकी कार्ड ऑन फाइल डाटा वाली बात, कि भाई जो आपका डाटा सेव होता है तो उसको बोलते हैं कार्ड ऑन फाइल डाटा। तो जब आप शॉपिंग करते हैं, इसमें यही बोला गया कि ये कार्ड ऑन फाइल डाटा आपका सेव होता है हर एक कंपनी के पास। वो हालांकि इसका यूज नहीं करती है, मगर वो अगर उनके पास से चोरी हो जाए तो तब की बात बोली जा रही है। तो गवर्नमेंट ने, सॉरी आरबीआई ने यही बोला कि अब हम इसको है ना, जो कार्ड ऑन फाइल डाटा इसको टोकनाइज कर दो। टोकनाइज का मतलब इसे कोड में बदल दो, इसको कोड बना दो। तो कोड को डेसिफर करना, डिकोड करना मुश्किल होता है किसी के लिए भी, तो उसके लिए बहुत ज्यादा एक्सपर्ट चाहिए होते हैं। तो अगर कोड की फॉर्म में ये इन्फॉर्मेशन रहेगी, कार्ड ऑन फाइल डाटा कोड की फॉर्म में रहेगा, तो जिसके पास भी आप देखो शॉपिंग करोगे, चाहे आप ई कॉमर्स कंपनी से शॉपिंग करो या मर्चेंट के पास जाके जैसे कि मॉल में जाके शॉपिंग करो, तो वहां पे भी डाटा सेव होगा, मगर ये उसकी फॉर्म में सेव होगा, टोकन की फॉर्म में। तो वो टोकन की फॉर्म में जो कोड सेव होगा तो उसे वो डेसिफर नहीं कर सकते, तो इसलिए उनके किसी काम का नहीं होगा। जब आप किसी, जैसे कि आप विशाल मेगा मार्ट में गए, विशाल मेगा मार्ट में जाओगे तो वहां पे जाके आपने शॉपिंग की, तो वहां पे टोकन की फॉर्म में सेव हो गया, टोकन की फॉर्म में आपका डाटा सेव हो गया। फिर आप गए जियो जियो के मॉल में गए, तो वहां पे जो आपका टोकन की फॉर्म में सेव हो गया। तो ये जो टोकन की फॉर्म में आपका डाटा सेव हुआ और यहाँ पे जियो वाले में जो सेव हुआ है, दोनों डिफरेंट होंगे। तो उसके लिए बेकार, इसके लिए बेकार, तो हर बार नया डाटा क्रिएट होगा और नए टोकन की फॉर्म में सेव हो जाएगा, नए कोड की फॉर्म में सेव हो जाएगा। तो इसलिए हर कोई इसे यूज नहीं कर सकता, डेसिफर नहीं किया जा सकता। ठीक है, सेव तो होगा वहां पर उसको कोई यूज नहीं होगा। मगर अभी क्या है, जो आपका कार्ड ऑन फाइल डाटा है वो आपका सेव हो जाता है, कोई भी यूज कर सकता है, चोरी कर सकता है। तो इसलिए ही क्या हुआ था कि आरबीआई ने सोचा कि इसको टोकन की फॉर्म में रखते हैं। पहले इसकी डेट रखी गई थी 30 जून के, 30 जून तक सभी जो ये कार्ड होल्डर है उनका सारा डाटा जो भी है, इंफॉर्मेशन है, उसको टोकन में बदल दे, कोड में बदल दे। मगर अभी इसको एक्सटेंड कर दिया गया, इसको एक्सटेंड कर दिया गया, 3 महीने बढ़ा दिया गया, इसको 30 सितंबर तक कर दिया गया है। ठीक है, तो ये है, तो 30 सितंबर तक अभी आप ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी शेयर होती रहेगी दूसरों के साथ, जहाँ पे भी आप वो करोगे, शॉपिंग करोगे, यूज करोगे अपने कार्ड का। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि आरबीआई एक्सटेंडेड द टाइमलाइन ऑफ टोकनाइजेशन ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड बाय 3 मंथ टिल 30 सितंबर 2022 टू अवॉइड डिसरप्शन एंड इनकन्वीनियंस टू द कार्ड होल्डर्स। ठीक है, कार्ड होल्डर्स को कोई दिक्कत ना हो। तो 30 सितंबर के बाद क्या होगा, कोई भी एंटाइटी
अदर देन कार्ड इशूअर, कि कार्ड इशू जिसने किया, जिस बैंक ने कार्ड इशू किया, वो तो कैपेबल होगा आपकी इंफॉर्मेशन को पढ़ने के लिए। मगर कार्ड इशूअर के अलावा कोई भी एंटिटी, कोई भी, जैसे कि आपका मर्चेंट हो गया, जहाँ पर आप शॉपिंग करते हो, प्राइवेट प्लेयर हो, कोई भी हो, वो आपको इसकी इंफॉर्मेशन को सेव नहीं कर पाएगा, तो उसे डेसिफर नहीं कर पाएगा, यूज नहीं कर पाएगा। तो कोई भी ऐसा सर्च डाटा जो पहले प्रीवियसली सेव हुआ था, तो मिटा दिया जाएगा, ये बोला गया है। ठीक है, पहले देखो यहाँ पे पिक्चर जो लगाई मैंने पहले, ये 30 जून तक का था, 30 जून से पहले सेव हो रही थी, और 30 जून के बाद ये सेव नहीं होनी थी, टोकन की फॉर्म में सेव होना था। मगर अभी तो एक्सटेंड कर दिया गया, तो आगे बढ़ते हैं। आगे जो ये बोला गया है इसमें टोकनाइजेशन के बारे में, टोकनाइजेशन यही है डेफिनेशन की, अगर पढ़ लेते हैं हम, तो रिप्लेसमेंट ऑफ एक्चुअल क्रेडिट और डेबिट कार्ड डिटेल्स विद एन अल्टरनेटिव कोड कार्ड टोकन। तो जैसे मैंने पीछे बताया कि जो आपकी डिटेल्स है उसको अल्टरनेटिव कोड में चेंज कर देगा, जिससे हम टोकन बोल रहे हैं। तो ये टोकन यूनिक होगा हर एक कार्ड के लिए। ठीक है, अब इसमें दो टर्म आएंगे, एक तो आएगा एक्वायरिंग बैंक, एक्वायरिंग बैंक, ठीक है, एक आएगा इशूइंग बैंक, इशूइंग बैंक। इशूइंग बैंक उसे बोलते हैं जो आपका क्या होता है कि जो आपका कार्ड इशू करता है, चाहे वो प्राइवेट प्लेयर हो या आपका गवर्नमेंट प्लेयर हो, यानी कि पीएसयू, सॉरी, जैसे कि एसबीआई, और प्राइवेट प्लेयर में आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, ये सब। और एक आपका आता है एक्वायरिंग बैंक। एक्वायरिंग बैंक वो होते हैं, जैसे कि आप मॉल में गए, मॉल में जाओगे तो आप जब आप कार्ड यूज करोगे, अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, तो वो जो आपकी जो कॉस्ट कट होगी, यानी कि आपने कुछ चीज खरीदा, उसके बदले आप पैसा पे करोगे, तो वो पैसा किसी आदमी के पास जाकर जमा नहीं होगा, वो सीधा बैंक में जाकर जमा होगा। तो बैंक किसका होगा? वो उस आदमी का होगा ना, जिसके यहाँ से आप खरीद रहे हो। जैसे मॉल है, विशाल मेगा मार्ट है, तो विशाल मेगा मार्ट जो अपना पैसा, जो भी उनकी पूरे दिन की कमाई होती होगी, वो अपने बैंक में जमा करते होंगे ना, ऐसा थोड़ी हाथ में आ रही है, तो किसी बैंक में जमा होती है। जो उनका बैंक होगा जहाँ पे सारा पैसा जमा हो रहा है, वो है एक्वायरिंग बैंक। तो यहाँ पे प्रोसेस ये होती है, आपने कार्ड की कार्ड को इसमें लगाया मशीन में, तो इसने आपकी प्रोसेस उसको डिटेल्स को इनिशिएशन किया, प्रोसेस की, तो ये आपका रिक्वेस्ट भेजेगा एक्वायरिंग बैंक को। एक्वायरिंग बैंक के पास मैसेज जाएगा कट करने के लिए, मगर एक्वायरिंग बैंक के पास अथॉरिटी नहीं है पैसा कट करने के लिए। वो उस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देगा आपका इशूइंग बैंक के पास, जिसने कार्ड इशू किया है। तो कार्ड इशूइंग बैंक के पास रिक्वेस्ट जाएगी, वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, एक्सेप्ट करके वो आपका पैसा आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा, और वो कहाँ पे पहुंच जाएगा? एक्वायरिंग बैंक के पास, यानी कि मॉल के पास या ई कॉमर्स साइट के पास, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, मिंत्रा, ये सब जो साइट्स है आपका, उनके पास ये पहुंच जाएगा। तो ये प्रोसेस इसमें ही ये सब समझाया गया है। ये पहले क्या था कि जो पहली प्रोसेस जो इसमें बताया, जो रेगुलर प्रोसेस जो आजकल हम करते हैं, क्योंकि अभी तो टोकन सिस्टम नहीं हुआ है, तो आपका सेव हो जाती है सारी इन्फॉर्मेशन। ये दूसरी प्रोसेस में जब आपका ट्रांजेक्शन हो जाएगा टोकनाइज, तो तब आपकी प्रोसेस तो सेम ही रहेगी, मगर आपका कार्ड डिटेल्स आर नॉट ट्रांसमिटेड और सेव्ड, क्योंकि डिटेल्स ट्रांसमिटेड आर टोकनाइज्ड, हेंस आर नॉट डेसिफर्ड। तो इसमें यही बोला गया कि डिटेल जो ट्रांसमिट होगी वो टोकनाइज फॉर्म में होगी, उसको डेसिफर्ड नहीं किया जाता। डेसिफर्ड करने का मतलब, क्योंकि कोड की फॉर्म में उसे पढ़ा नहीं जा सकता है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि जो टोकनाइज करने का जो कार्ड का मकसद है, ट्रांजेक्शन को सेव किया जा सके, क्योंकि आजकल बहुत सारी थ्रेट्स है कार्ड स्कीमिंग की मदद से, या आपके बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं, साइबर थ्रेट्स होती है बहुत सारी, तो उनको रिमूव किया जा सके, ताकि कंज्यूमर का जो पैसा है, कंज्यूमर का अकाउंट है, जो सेफ रह सके, इंटैक्ट रह सके। यही सब इसमें किया जा रहा है। अभी तक लगभग 19.5 करोड़ जो है कार्ड आपके टोकनाइज किए जा चुके हैं। हालांकि ये अभी तक, जब तक कि ये डेडलाइन है, ये आपका जो सीओएफटी है, टोकनाइज करने का जो सिस्टम है, ये वॉलेंटरी रहेगा। आप चाहे तो कार्ड की इंफॉर्मेशन शेयर भी कर सकते हैं, चाहे तो टोकनाइज फॉर्म में से शेयर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे जो बोला गया है, आगे इसमें ये बोला गया है, तो कार्ड ऑन फाइल जो मैंने बोला था, कार्ड ऑन फाइल यही है कि आपका जो कार्ड होल्डर का डाटा उसे आप सेव हो जाता है, वो सारी इंफॉर्मेशन है, ये जो कंपनियां इसे सेव कर लेती है, ये सब इसमें बोला गया है। ठीक है, कुछ नया इसमें बोला नहीं गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल हमारा निपुण इनिशिएटिव के बारे में। निपुण इनिशिएटिव क्या है? ये एक तरह का इनोवेटिव प्रोजेक्ट है। ठीक है, इनोवेटिव प्रोजेक्ट में क्या बोला गया है कि जो आप कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन को बोलते हैं हिंदी में निर्माण।
निर्माण करना यानी कि बनाना। वर्कर्स तो जो आपके मजदूर हो गए जो कंस्ट्रक्शन के काम में संलिप्त है, तो वो उनकी स्किल्स बढ़ाना है, अप स्किलिंग करना होता है, स्किल्स को बढ़ाना यानी कि कोई एक अलग से और एक्स्ट्रा स्किल दे दी या जो स्किल इसके पास है उसी में वृद्धि कर दी, उसको और अच्छा बेहतर बना दिया। तो उन्हें ट्रेनिंग देना, स्किल ट्रेनिंग देना कंस्ट्रक्शन वर्कर को, तो उन्हें निपुण बोला गया, निपुण इनिशिएटिव इसी को बोला गया। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? निपुण की नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अपस्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स, ठीक है, ये लॉन्च की गई है। अब ये क्या है, ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें जो आपकी फ्यूचर लेबर फोर्स है उसको बहुत अच्छा बनाना है, उसको स्किल्ड बनाना है बहुत ज़्यादा, ताकि हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत इनोवेटिव तरीके से काम कर सके और हमारी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो लार्ज स्केल पर डेवलप हो सके। यही इसका उद्देश्य है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर 2022 तक का टारगेट ये है, हालांकि 22 आधा निकल गया है तो मगर अभी पूरा नहीं निकला, आधा साल बाकी है। तो ये बोला गया है कि 2022 तक पूरा कंप्लीट होते होते ये लार्जेस्ट एम्प्लॉयर बन जाएगा कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को काम देने वाला। और ये लगभग आने वाले 10 साल में लगभग 45 मिलियन और क्वालिफाइड वर्कर्स को क्रिएट करेगा, ये बोला गया है। आगे बढ़ते हैं, निपुण प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। इस प्रोजेक्ट का बेसिक मोटिव यही है कि हमें 1 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को ट्रेन करना है, उसको फ्रेश स्किलिंग देनी है, अप स्किलिंग करना है। देखो स्किल में और अप स्किल में दोनों में डिफरेंस है, मैं पीछे बता चुका हूँ। स्किल में तो ये होता है कि आप कोई फ्रेश स्किल दे रहे हो, जिस कोई बंदा है घर पे बैठा हुआ है उसे कुछ नहीं आता है, तो उसे बोला आओ भाई ये काम सीख लो, तुम मिस्त्री बन जाओ, राजमिस्त्री बन जाओ, या आप कोई जो कारपेंटर का काम सीख लो, या आप घर बनाना सीख लो, कुछ भी कोई भी नया काम सिखाया जा सकता है, उसे एक फ्रेश स्किल देना। अप स्किलिंग का मतलब है कि उसको उसी स्किल में और बेहतर बनाना, ठीक है। ये है, ये प्रोजेक्ट किसके अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। प्रोजेक्ट किसके अंडर काम कर रहा है? जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है दीनदयाल अंत्योदय योजना, जो है जो किसके लिए काम करती है? नेशनल अर्बन लिवलीहुड्स मिशन, यानी कि जो हमारे मजदूर भाई या यूथ है जो शहर में रह रहा है, जो हाउस होल्ड है, अर्बन हाउस होल्ड है, गरीब जो लोग हैं उसके उत्थान के लिए काम करता है, उनके बेहतर के लिए काम करता है, क्योंकि वो वुल्नरेबल सेक्शंस होते हैं, क्योंकि गरीब परिवार होता है, शहरों में रहते हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते वहाँ का खर्चा, तो उन्हें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, उनको अपस्किलिंग करने में ये काम करता है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन होगी जो इसे इम्प्लीमेंट करेगी? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होगी। ये किसके अंडर वर्क करती है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर ये वर्क करती है। कौन? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। जो एनएसडी है वो रेस्पॉन्सिबल होगी कि भी इसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, मॉनिटर करना और कैंडिडेट की ट्रैकिंग करना, ये इसके लिए वो होगी जिम्मेदार। अब एक आर्टिकल और है, निपुण भारत मिशन। ये इसलिए मैंने डाला है क्योंकि देखो निपुण का नाम पीछे आया था, वो जो निपुण है वो एक अलग इनिशिएटिव है, और ये जो निपुण भारत मिशन है ये पूरा एक अलग इनिशिएटिव है, मगर नाम थोड़े से सेम है। तो इसलिए अगर क्वेश्चन पेपर में आ जाए, आपका यूपीएससी हो या कोई भी आपका स्टेट का हो, कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसमें आप कंफ्यूज ना हो। वो है निपुण इनिशिएटिव, ये है निपुण भारत मिशन, इन दोनों में डिफरेंस है। तो देख लेते हैं निपुण भारत मिशन क्या है। ये निपुण भारत मिशन एजुकेशन से रिलेटेड है, जबकि वो पिछले वाला निपुण था आपका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से, कंस्ट्रक्शन लेबर से रिलेटेड था। तो दोनों में डिफरेंस ये है। जो ये निपुण भारत मिशन है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग न्यूमरेसी, ठीक है। तो इसका काम यही है कि हर एक बच्चे को 2026-27 तक आपको फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी प्रोवाइड करना है, जब तक कि वो थर्ड स्टैंडर्ड को पास करके निकलता है तो उसे फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी प्रोवाइड करना। फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी का मतलब ये होता है कि तीसरी ग्रेड का बच्चा जो तीसरी ग्रेड पास कर चुका है उसे गिनती आनी चाहिए, जोड़ घटा गुना भाग करना आना चाहिए, पूरे सेंटेंस को अच्छी तरह पढ़ना आना चाहिए। ये हम एक्सपेक्ट करते हैं तीसरी क्लास के बच्चे से। अगर इसे लॉन्च करने की बात की जाए, कब लॉन्च किया गया था इसको? 2021 में लॉन्च किया गया था। किसके तहत? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी, उसके तहत इसको लॉन्च किया गया था। इसके बारे में जो अब पीछे हमारा दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन है, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, गवर्नमेंट इसमें पैसा देती है। इसे इम्प्लीमेंट किया गया था 2014-15 में, ठीक है। इसका काम यही है कि पॉवर्टी को रिड्यूस करना, क्योंकि पॉवर्टी खत्म नहीं की जा सकती, ये इनबिल्ट प्रॉपर्टी एक तरह से ह्यूमैनिटी की, और वुल्नरेबल सेक्शंस को आपका देना, क्या नाम, हाउस होल्ड प्रोवाइड करना, ठीक है। उसे बेसिक एमिनिटी देना और उन्हें सेल्फ एम्प्लॉयड बनाना, स्किल प्रोवाइड करना, वेज उनकी
के अच्छे करना, यही सब इसमें बोला गया है। ठीक है। और अब जो दीनदयाल अंत्योदय NULM है, उसको लॉन्च कब किया गया था, वो तो हमने पढ़ ही लिया, 2014-15 में लॉन्च किया गया था। और क्या नाम, ये किसके अंडर है, सॉरी वो लॉन्च तो ये इम्प्लीमेंट, सॉरी गलत बोलिए हम, इम्प्लीमेंट इसको 2014-15 में किया गया था, और जबकि लॉन्च इसे किया गया था 2012 में। और इसकी इम्प्लीमेंटिंग जो वो है किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर ये आती है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी डिस्कशन, आज की डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।